सभापति महोदय जी, क्योंकि जातिवार जनगणना की मांग आज पूरे प्रदेश और देश में समय समय पर उठती रहती है। यहां तक कि आजादी के पहले और आजादी के बाद महात्मा गांधी जी, सरदार भगत सिंह जी ने भी, जो समाजवादी सोच के थे, कहते थे आजादी साध्य नहीं, आजादी व्यवस्था परिवर्तन का साधन है। अव्यवस्था परिवर्तन, जो यहां पर सामाजिक गैरबराबरी है, जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक सही मायने में समाज के सभी लोगों को अपनी सहभागिता और हिस्सेदारी निभाने का अवसर नहीं मिलेगा। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी शुरुआत में ही, जो हमारे संविधान सभा के सभी जाने माने देश के माननीय तत्कालीन संविधान सभा के सदस्य थे, सब मिलकर के जो संविधान की प्रस्तावना लिखी मानवत, उसमें मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात करते हैं। इसी के तहत ये हमारे संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों की भी भावना है कि यहां पर सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, हर प्रकार का राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। ये सब हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से उद्देश्य के माध्यम से उल्लेख किया। और मनोर यही नहीं, इसी संविधान की 16(4) में इसमें लिखा मानव, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और मानो अभी अभी कल यहीं पर एक विधेयक पास हुआ, प्रस्तुत हुआ, नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों के आरक्षण से संबंधित। यहां पर जब उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव अधिसूचना जारी की तो मानव सर्वोच्च न्यायालय ने इसलिए उस प्रक्रिया को रोक दिया था कि जातिवार जनगणना के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया था। तो मानव जब जातिवार जनगणना के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेता है बार बार, और इसीलिए नगर निकाय का चुनाव 5-6 महीने के लिए रोक भी दिया गया था। फिर से सरकार ने जब उसको अपनी दोबारा आख्या प्रस्तुत की सर्वोच्च न्यायालय में, तो उनको अनुमति मिली, तब जाके नगर निकाय से संबंधित चुनाव हुए। तो इसलिए मानव इसकी हर जगह आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार से अनुच्छेद 340, जिसमें मानव पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति में लिखा है कि राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को ये झेल रहे हैं, उनके अन्वेषण के लिए, उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में, और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन वह अनुदान किए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा। तो ये आयोग भी इसीलिए गठित किए जाते हैं, और उसी आयोग के गठन के क्रम में, उसी अनुच्छेद 340 के यही क्रम में मानव पहले काका कालेलकर आयोग गठित हुआ। उसी के क्रम में मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई।
यद्यपि पंडित काका कालेलकर जी की रिपोर्ट के मुताबिक क्लास 1 की नौकरियों में 25% की सिफारिश, द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 35% की सिफारिश और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 40% की सिफारिश की गई थी, लेकिन बाद में वो रद्दी की टोकरी में चली गई, लागू नहीं हुई। बाद में फिर उसके बाद मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई। मंडल आयोग की सिफारिशें भी मानव जब लागू हुई तो उसको भी लागू करने में कुल आजादी के 42 साल गुजर गए। यानी जब काका कालेलकर की आयोग गठित हुई तो 53 और 55 में रद्दी की टोकरी में चली गई। फिर पिछला आयोग गठित हुआ 79 और 80 में, तो मानव इसको लागू करने में 52 में 1992 में लागू हुआ। यानी आजादी के 42 साल बाद। और उस समय भी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह इसको लागू कर रहे थे तो उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा था कि 52% आबादी वाले पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 12.5% और प्रथम श्रेणी की नौकरियों में 4.69%। ये उस समय माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री की टिप्पणी थी, उन्होंने चिंता जाहिर की थी। तो मानो अब आज ऐसे समय पर समाजवादी चिंतक डॉक्टर राममोहन लोहिया भी कहते थे कि सन चोपा ने बांधी घाट पिछड़ा पावे 100 में 7। आयोग यही नहीं मानव, ये लड़ाई समय समय पर हमारे देश के तमाम सामाजिक राजनीतिक चिंतक, परिवर्तन में करने वाले लोग आजादी की लड़ाई से लेकर के और बात तक जो भी चाहते थे कि सभी समाज समान रूप से सड़क खड़ा हो, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था का उल्लंघन भी किया गया। लेकिन वो निर्भर करता है कि जातिवार जनगणना, यद्यपि जातिवार जनगणना 1872 से प्रारंभ की गई, लगातार प्रति 10 वर्षों के अंतराल पर यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही 1931 तक। 1931 तक जाति जनगणना पूरे देश में समान रूप से होती रही। यद्यपि 1931 के बाद पिछड़ों की जाति जनगणना बंद कर दी गई। और आज भी मानव ये आवश्यक क्यों है? इसलिए आवश्यक है कि समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब कभी भी आरक्षण से संबंधित प्रकरण न्यायपालिका में जाता है तो न्यायपालिका सबसे पहले प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार उससे सवाल करती है कि आपका जातिवार आंकड़ा कहां है। सरकारी यह कहकर के पल्ला झाड़ देती है कि चूंकि जातिवार गणना नहीं हुई है इसलिए जातिवार आंकड़ा नहीं है। तो जातिवार आंकड़ा नहीं है, इस आधार पर समय समय पर आरक्षण की व्यवस्था भी प्रभावित होती है मानव। इसीलिए मानव मेरा आपसे अनुरोध है, यह आवश्यक क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान भी ये चाहता है। सामाजिक परिवर्तन के सभी महान पुरोधा गांधी जी, यहां तक कि सरदार भगत सिंह जी जैसे लोग इस अभिमत के थे। डॉक्टर राममोहन लोहिया जैसे विचारक, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे संविधान निर्माता और सभी राजनीतिक पार्टी के लोग समय समय पर इसकी मांग भी की है। यहां तक कि कांग्रेस और भाजपा ने भी मांग की है। मांगना 2010 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मुंडे जी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि यदि जातिवार गणना नहीं कराई जाती तो पिछड़ों को 10 वर्ष पीछे कर दिया जाएगा। 10 वर्ष से इस आरक्षण के लाभ को पाने से वंचित कर दिया जाएगा, 10 वर्ष पीछे हो जाएंगे। ये मुंडे जी की बात। अभी 2000 लोकसभा 19 चुनाव के पहले तत्कालीन गृह मंत्री, वर्तमान में रक्षा मंत्री, जो लखनऊ के सांसद भी हैं, माननीय राजनाथ जी ने भी कहा था कि अगर हम पुनः सरकार में आएंगे तो जातिवार गणना जरूर कराएंगे। यहां तक कि इसके पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जब भी विपक्ष में रहे आरक्षण के पक्षधर थे, लेकिन जब सत्ता में रहते थे तो जातिवार गणना नहीं कराते थे। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं मुंडे जी को, बधाई देना चाहते हैं राजनाथ जी को, जो कहा तो, लेकिन
सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी जातीय जनगणना कराने से कतरा रही है। यद्यपि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री पिछले वर्ष से ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने कुछ कदम भी साहसिक उठाया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, लोगों को उम्मीदें बनी कि जातवार जनगणना हो जाएगी, लेकिन वो जातवार जनगणना आज भी कराने के पदर नहीं है। हमारे यहां पर सदन में नेता बैठे हुए हैं, तीनों आगे चार, हमारे सदन में नेता बैठे हुए हैं, डिप्टी सीएम साहब श्री मौर्य, इन्होंने एक बार कहा कि जातवार जनगणना हम कराएंगे, लेकिन उसके बाद क्यों प्रवृत्ति बंद हो गई हम तो नहीं समझ सकते, इसको बेहतर हमारे नेता सदन जानते होंगे। इन्होंने भी कहा कि जातवार जनगणना कराएंगे, पिछड़े वर्गों के बीच में रहे होंगे, दबाव बना होगा, कह दिए होंगे, बाद में अंदर आए होंगे, कुछ कहा सुनी हुई होगी, चुप हो गए। लेकिन मैं ये चाहता हूं मानव, जब देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का है, हमारे सदन के उपनेता भी पिछड़े वर्ग के हैं, तो अब पिछड़े वर्ग से संबंधित ये बात है, तो जातवार जनगणना से आखिर मुंह क्यों फेर रहे हैं? जातवार जनगणना कराना चाहिए। और यही नहीं मानवा, मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी चाहती है और जब जब अपेक्षा करती है, जातवार जनगणना मांगती है, और जातवार जनगणना न होने के नाते जाति का आंकड़ा कोई सरकार दे नहीं पाती, नुकसान किसका होता है? पिछड़े वर्गों का। और यही नहीं मानवा, मौर्य जी समाप्त करिए। मैं कर रहा हूं, मैं मानवा आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता केवल पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना हो। अगर सरकार चाहे तो सभी जातियों की जनगणना करा ले, हमको सभी जातियों की जनगणना पर भी कोई इतराज नहीं है। अगर सब जातियों की जनगणना हो जाती है तो और स्पष्ट हो जाएगा जो आज जो भ्रम है, 54%, 55%, 60%, 52% तो नहीं, 36% था पिछड़ा वर्ग, उसके बाद सैकड़ों जातियां इसमें जोड़ी गई हैं। जैसे हमारे जाट समाज के लोग पिछड़े वर्ग में आए, हम उनका स्वागत करते हैं। इसी प्रकार से और भी सैकड़ों तमाम जातियां हैं जो पहले पिछली जात में नहीं थी, आज जोड़ दी गई है। तो 52% कभी रहा होगा, लेकिन सैकड़ों पिछली जातियों के अन्य जुड़ने से इनकी आबादी 60% के ऊपर चली गई है। लेकिन ये तब स्पष्ट होगा जब जातवार जनगणना होगा। इसीलिए मानव ये आवश्यक क्यों है? इसीलिए आवश्यक है कि सामाजिक न्याय आज जातवार जनगणना के अभाव में लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जब जाति पहचान है, जब जाति पहचान है, जाति के नाम पर भेदभाव होता है आज भी। यहां तक कि जाति के नाम पर जब हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर में जाने से अपमानित किया जाता है, इसके तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ही अपमानित होने का झेलना पड़ा था। ऐसी जाति अपमान के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को 5 बार खाली करने पर पहले गोमुख से धुलाया गया था कोठी, और फिर गंगाजल से धुलाया गया। इसीलिए वो किसी जाति के थे, वो आदिवासी समाज के थे, वो दलित समाज के थे। माफ करिए, मैं समाप्त करिए, मैं 12 मिनट से ज्यादा हो गया तो माननीय सभापति, ये पूरे देश का मामला, प्रदेश का मामला है, तो आ गया विषय, आ गया कैसे आ गया विषय आ गया। तो मानव मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब जातियां सत्य हैं, जातियां यथार्थ हैं, तो इसको स्वीकार करके जातवार जनगणना से कतराने का मतलब क्या है? और हम तो यहां तक तैयार हैं, आप कोई पिछड़ों की जनगणना कराइए, आप सब की कराइए, क्योंकि इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार इंगित किया कि इस जातवार जनगणना कराना आवश्यक क्यों है। इसके लिए मानव मैं एक मिनट में आपको निवेदन करना चाहूंगा। चूंकि आवश्यक इसलिए है कि आरक्षण को समाज और देश में सही तरीके से लागू करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई बार जातियों का आंकड़ा मांगा गया, सरकार उसको नहीं करा पाई। दूसरा, विभिन्न जातियों द्वारा आरक्षण के लिए आंदोलन होते हैं, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है, लोगों की जाने जाती है। जातियों के आगे नहीं होने से आरक्षण और विकास के लिए समुचित नीति नहीं बनाई जा सकती, इसलिए भी आवश्यक है। तीसरा है मानव, जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सामाजिक कल्याण और सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी होने वाली योजनाओं के लिए समुचित तरीके से धनराशि आवंटित भी नहीं हो पाती है। इसलिए भी आवश्यक है कि जाति जनगणना हो जाने से पिछड़ी जातियों के लिए नीति निर्धारण में स्पष्टता और पारदर्शिता आ जाएगी। इससे संसाधनों के बंटवारे की भी सही जानकारी मिल सकेगी और देश में विकास के लिए सही निर्णय लिया जा सकेगा। अंतिम मानव, क्योंकि पसमानदा भी आपकी प्राथमिकता है और पसमानदा समाज के भी तमाम ऐसे लोग पिछड़ी जात में हैं, तो
तो उनके भी हितों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक वर्ग में भी जाति विभाजन है। जाति जनना से अल्पसंख्यकों में, खासकर पसमानदा मुसलमानों में, जिनके लिए सरकार स्वयं फिक्रमंद दिखती है, जातिगत पिछड़ेपन को चिन्हित करके उनके उत्थान के लिए योजनाओं को समुचित तरीके से लागू किया जा सकता है। इसलिए मानव, मौर्य जी समाप्त। हाँ समाप्त करो। इसीलिए मानव, अरे 15 मिनट हो गए। हाँ जी मानव, ये अति अविलंबनीय है, लोक महत्व का है, आज पूरे देश में इसकी मांग चल रही है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि सदन की सारी कार्रवाई रोक करके मानव चर्चा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। माननीय नेता सदन, माननीय नेता सदन, नहीं लाल बिहारी बैठिए, आपके 2 सदस्य बोल चुके।